हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो काफ़ी सारी हैं और ज़्यादातर अदालती मामलात से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जब से कुछ देर पहले रिसीव हुई है और इसी का मैं इंतज़ार कर रही थी वीलॉग से पहले, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर होगी। और वो ये है खबर जनाब के जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से मुकदमा ज़ेर समाअत था, उसका आज के रोज फैसला आ चुका है। बड़ा अहम फैसला, बहुत अहम मुकदमा, बड़ा हसास मुकदमा, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इन फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो फैसला था, जो अपीलें थी, उसको मंजूर किया है और ये कलअदम करार दे दिया है कि जो भी इस किस्म की अगर आगे कोई प्रोसीडिंग हो रही थी तो वो उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैसला यकीनी तौर पर हर लिहाज से। इसके ऊपर तफसीली आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं और फिर इमरान खान साहब पर भी एक और केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत की उन कार्रवाइयों से मुतल्लिक भी आपको अपडेट करती हूँ आज ही की इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, जहाँ पर हम रोज़ इस बात पर मातम करते हैं, नोहा ख्वाह होते हैं कि जनाब हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बैठ चुका है और इसकी कोई हैसियत नहीं है और कोई इनमें दलेर जज नहीं है, कोई ऐसा जज नज़र नहीं आता कि जो ताकतवरों के खिलाफ फैसला देने की सकत रखता हो। तो जहाँ हम हर रोज़ ही मातम करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निज़ाम के अंदर रेजिस्टेंस की एक चमक ज़रूर नज़र आती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं आइन और कानून की बात करते हैं कम अज़ कम, और जितना उनका एक स्पेस उनको मिलती है उसमें वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उन्हीं में से हैं और मजीद वो तमाम जज साहिबान जिन्होंने इस फैसले के हक में वोट दिया है। 5 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब पर मुश्तमिल। और इनमें से जो 4 जज साहिबान हैं जिनके नाम पहले मैंने लिए, उन्होंने इस फैसले के यानी हक में फैसला दिया, यानी अपीलें मंजूर की हैं, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ इससे इख्तिलाफ किया। तो यूं 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। पिछले हफ्ते ही इसको समाअत के लिए फिक्स किया गया था। इससे पहले इसकी समाअतें हुई थी उस वक्त जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पिछले हफ्ते ये जो केस था इसको 3 रुकनी कमेटी की मुशावरत के बाद आज समाअत के लिए फिक्स किया। एक ही उसके बाद आज समाअत हुई है और आज ही की समाअत में ना सिर्फ समाअत मुकम्मल हुई बल्कि फैसला महफूज भी हुआ और आज ही के रोज ये फैसला सुना दिया गया है। ये एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है और जो इसकी आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे थे और जो जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स और जो सवालात सामने आ रहे थे, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि ये फैसला यही आना था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जज साहिबान के सवालात के सही तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे थे और उन्हें मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी ऑब्वियस हो चुका था कि फैसला यही आएगा। और यूं भी अगर आइन और कानून के मुताबिक भी देखा जाए, अगर आप दुनिया के भी कवानीन और राइज तरीक़ाकार को देखें और अगर आप यूं भी जो एक स्पिरिट है आइन और कानून की उसके मुताबिक भी देखें, तो हर लिहाज से यही फैसला बनता था। उसकी वजह यह कि कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा कि जो आम शहरी हैं उनके मुकदमात फौजी अदालतों में चल रहे हों। तो ये कहीं पे भी ऐसी प्रैक्टिस हमें नज़र नहीं आती, बल्कि एतजाज़ हसन साहब तो ये भी कहते हैं कि हिटलर के दौर में ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा, उसके बाद हमें दोबारा इस तरह के मामलात नज़र नहीं आते। या वर्ल्ड वॉर 2 के जो कैदी थे उनके साथ इस तरह की जो ज़रूर मामलात हुए हों, लेकिन इन जनरल अब दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं रही है। पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे मामलात हुए हैं कि सिविलियंस के जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों में हुए हैं, इमरान खान साहब के दौर में भी हुए हैं। लेकिन अब जब ये 9 मई का वाक़या था तो उसके बाद ये उस वक्त की हुकूमत का भी एक समझ लीजिए कि मकसद भी था, ख्वाहिश भी थी कि जी ये जो PTI के लोग पकड़े गए हैं, ख़ास तौर पर जो इनके कारकुनान वगैरह 9 मई के वाक़यात में, उनका फ़ौजी ट्रायल हो। और ख़ुद जो अस्करी क़यादत है उसका भी ऐसा ही रुझान नज़र आता था, क्योंकि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने इसी बात का इंदिया दिया था कि फ़ौजी ट्रायल्स होंगे, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स होंगे। अब हर कोई इस पर एतराज़ करता था कि ये फेयर ट्रायल नहीं होते, क्योंकि आप एक बंद कमरे में कोई भी कर्नल मेजर बैठकर अगर सुन रहा है फैसला और केस सुन रहा है और फैसला सुना देता है तो किसी को मालूम नहीं होता कि उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या तमाम फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए या नहीं। और फिर ये बड़ी जल्दबाजी में केसेस चलते हैं, बड़ी जल्दबाजी में फैसले आते हैं और यूं भी आइन और कानून में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आम शहरी के लिए आम अदालतें हैं, तो फिर क्यों उनका ट्रायल जो है किस बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतों में हो। तो किसी भी लिहाज से इसकी कोई गुंजाइश बनती नजर नहीं आती थी, सिवाय इसके कि कुछ ताकतवरों को ये ख्वाहिश है कि जी फौजी अदालतों में ही
ट्रायल करने हैं। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जब ये मुकदमा चला तो आज इसका फैसला आ चुका है। अब बज़ाहिर तो ये एक बड़ा अहम और बड़ा अच्छा फैसला है। इसके तहत तो जो जितने भी लोग हैं 102 लोग हैं जो कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं और उनके ऊपर मुकदमात शुरू भी कर दिए गए। अभी कल ही के रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई ये रिपोर्ट, जिसके मुताबिक बताया गया था कि उनके अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले मना किया गया था कि आप जब तक मुकदमात का फैसला नहीं आता तो ट्रायल शुरू ना किए जाए। और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त ये बात कही भी थी कि जी अदालत के नोटिस में लाए बगैर नहीं शुरू किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जब हसन नियाजी से मिलने जाते हैं तो वो भी ये बता रहे हैं कि ट्रायल तो हो रहे हैं, और फिर बाकायदा ऑफिशियली अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें भी इस बात का इकरार किया गया कि ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो अब ये तमाम ट्रायल जो हैं ये रोकने होंगे, कलअदम करार देने होंगे जो अब तक के भी ट्रायल हुए हैं, और ये तमाम जो मुल्जिमान हैं इनको वापस सिविलियन अदारों की ही तहवील में देना पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट के रोशनी में, फैसले की रोशनी में। और फिर इनके जो मुकदमात हैं उसी तरह मुख्तलिफ अदालतों में चलेंगे जैसे बाकी लोगों के चल रहे हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो PTI के कारकुनान और रहनुमा हैं 9 मई के मुकदमात में जो नामजद हैं उनके ऊपर जो ट्रायल हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि रिलीफ वाला फैसला है। यकीनी तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भी तमाम जो माहिर कानून हैं वो इसके सपोर्ट ही करेंगे एक आध के अलावा। और बाकी जो अगर आप ये देखिए कि इसका बड़े दूररस असरात हैं, इसलिए कि आगे चलकर प्लान यही था कि 9 मई के मामले में भी इमरान खान साहब को मुलविस करार देकर और उनके ऊपर फौजी अदालतों में ही फैसला किया जाए। और अब इसका भी एक तरह से रास्ता रुका है, क्योंकि अगर फौजी अदालतों को ही कलअदम करार दे दिया गया सिविलियन ट्रायल के लिए तो फिर उसके बाद ऐसी कोई भी आगे जो मामला है उसका चलना मुश्किल नजर आ रहा है। अब इसमें जो सिर्फ एक खतरे की बात है वो ये है कि अगर इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उसके बाद फिर इस फैसले के ऊपर अभी ये 5 रुकनी बेंच ने सुना है तो फिर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा, चाहे वो 7 रुकनी हो या 8 रुकनी हो, 9 रुकनी हो। और उस लार्जर बेंच में फिर दोबारा से अगर इस फैसले को कलअदम करार देने की अपील की जाती है तो फिर देखना होगा कि कहीं ये फैसला बरकरार रहता है या फिर इसको उड़ा दिया जाता है। क्योंकि अभी जो हमारे पास जज साहिबान थे, ये जो जज साहिबान थे जिन्होंने इस फैसले के हक में वोट किया है, ये वो जज साहिबान हैं जिनको आम तौर पर आप तासुर कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ये तासुर था कि वो उमर अता बंदयाल साहब के हामी जज साहिबान थे या हम ख्याल थे, या आप यूं कह लें कि चूंकि उमर अता बंदयाल पे ये टैग लगा दिया था नून लीग ने कि जी वो इमरान खान के कोई हामी जज साहब हैं, तो उससे ये पूरा तासुर मिल रहा था कि ये पूरा ग्रुप ही पता नहीं इमरान खान का हामी है। हालांकि एतजाज अहसन साहब ने जो आज बात की उमर अता बंदयाल साहब के लिए, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो बुनियाद ही रखी थी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की और दूसरी हुकूमत बनवाने की। तो बहरहाल वो एक किस्सा कहानी अलग है, वो तो सारी बात भूल ही गए हैं वैसे ही PDM वाले भी और PDM के लीगी सहाफ़ी भी। तो अब सूरत हाल ये है कि अब ये तो वो जज साहिबान थे जिन्होंने ये फैसला दिया है। अब अगर अपील में मामला जाता है तो फिर क्या सूरत होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और काजी फाइज ईसा साहब क्या अपील वाले ही बेंच में हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि वो खुद कहाँ खड़े होंगे इस मामले पर, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि वैसे तो वो बहुत आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट और कानून की बालादस्ती और सियासी किरदार और जो फौज को मामलात को महदूद करने के हवाले से बड़ी अपनी शोहरत रखते थे पहले तो अब वो इस मामले में कहाँ खड़े होते हैं आकर, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा अगर अपील की तरफ सूरत हाल में वो बैठते हैं तो देखते हैं जी। अभी इसमें काफ़ी कुछ है आने के लिए, लॉट मोर टू कम, लेकिन फिलहाल जो फैसला आया है वो यकीनन एक बड़ा अहम फैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा उससे रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं जी कप्तान के केसेस की तरफ। आज साइफर केस के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसका इम्कान भी था और जेल के अंदर ही ट्रायल चल रहा है। फर्द जुर्म आयद हो गई है, फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जी आपने गैर कानूनी तौर पर साइफर को अपने पास रखा, फिर उसके बाद आपने इसका गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल भी किया, इससे सिक्योरिटी को आपने मुल्क की सिक्योरिटी को आपने ख़तरे में डाला, आपने इसके जो मामलात है एहसास वो पब्लिक किए और इस तरह की जो सारी आप सुनते ही रहते हैं कहानी, वो सारी इस फर्द जुर्म में लगा दी गई। इमरान खान साहब अपने हाथ से इसका जो जवाब लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है नॉट गिल्टी। और आज बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जैसे इमरान खान साहब इस केस की समाअत के लिए जज साहब के सामने आए तो उन्होंने आते ही बड़े अच्छे मूड में जज साहब से जो उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जज साहब मुबारक हो आपको, मंडेला आ गया नेल्सन मंडेला आ गया, यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ उन्होंने ये इशारा किया।
اب یہ جو ایک ان کا جیسچر ہے نا، دیکھیے یہ دو باتوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کا سینس آف ہیومر انٹیکٹ ہے، وہ بالکل کسی پریشر میں یا جیل کی وجہ سے کسی اس طرح کے فیز میں نہیں چلے گئے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا سینس آف ہیومر بھول گئے ہوں، یا کسی ہنسنا بولنا بندہ بھول جاتا ہے تو ان کی جو سینس آف ہیومر ہے، جو ان کی وٹ ہے، وہ وہاں پر برقرار ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ان جج صاحب کو اور اس سارے ٹرائل کو کیا سمجھتے ہیں، کہ وہ ان کے بارے میں آ کر ان کے ساتھ کتنے ہنسی مذاق کے ماحول میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. اور یہ آج کا نہیں انہیں پتا، یہ وہ پہلے سے بتاتا چلے جا رہے ہیں کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا، اور وہ ویسے ویسے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر جی فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے، جج سے ان کا مکالمہ بھی ہوا، لیکن جج صاحب نے جو آج ان سے بات چیت کرتے ہوئے مختلف ریمارکس دیے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. جج صاحب انہیں اس طرح سے جھکتے مار رہے ہیں یا اس طرح سے مزاحیہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ بعض اوقات تو اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا سنجیدگی سے کیس چل رہا ہے. دوسرا اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ جو ان کے ریمارکس میں اور جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ ہے وہ بالکل کسی ایسے لگتا ہے کہ نون لیگی رہنما جیسا ہے، یا کسی بالکل عام نون لیگی سپورٹر کی طرح وہ جھکتے مارتے نظر آتے ہیں. مثلا شاہ محمود قریشی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو چارپائی مل گئی ہے جیل میں، تو انہوں نے کہا جی بہت شکریہ مل گئی. تو کہہ رہے ہیں چلو اچھا ہے. اور اس کی وہ جو کسی ہوئی ہیں ساری وانے ہیں، مطلب آپ کیا باتیں کریں. پھر وہ بھی خیر کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ٹائٹ ہے جی، اور ہنسنے لگے سب اور یہ وہ. اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے مکالمے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز تو میں آپ کو دیتا چلا جا رہا ہوں، دیکھیں میں نے آپ کو سائیکل بھی منگوا دی ہے. پھر کہنے لگے کہ میں نے آپ کے جیل کی دیوار توڑوا کے اس میں چہل قدمی کی بھی جگہ بنوا دی ہے، اب آپ کہیں تو میں آپ کو سوئمنگ پول بھی بنوا دیتا، لیکن وہ ذرا جگہ زیادہ لیتا ہے. پھر میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ مزید بھی کوئی سہولت ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ مطلب وہ اس طرح وہ بات جھکتے ماریں کہ دیکھیں جی میں نے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی ہے اور آپ لوگ ہیں کہ خوش نہیں ہو رہے. بھئی آپ انصاف کریں جج صاحب، سہولت دیں یا نہ دیں انصاف کریں. اصل چیز یہ ہے آپ بیسکلی نان سیریس ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں، اور اوپر سے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو جس طرح باہر نون لیگی رہنما آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کون سی جیل کاٹ رہے ہیں، ہر چیز کی سہولت مل رہی ہے، کون سے ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بات کہنے لگے کہ جی آپ کے بچوں سے آپ کی بات بھی کروا دی ہے فون پر، ہر بات تو میں آپ کی مانتا چلا جا رہا ہوں. تو نہ جانے وہ کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جج صاحب. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ آیا تھا، انہوں نے اس کو بالکل درست قرار دیا تھا جیل ٹرائل کو. تو اس فیصلے کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل ضرور دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا اوپر کیا صورتحال جو وہ بنتی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے وکلا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو بات بڑی ہو رہی کہ جی نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے کوئی بڑا زبردست جلسہ کر دیا یہ وہ، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے، ایک چیلنج دیا. انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے جیل میں بند کر دیا ہے، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے میں کیمپین بھی نہیں کرتا، میں آتا بھی نہیں باہر، میں کچھ بھی نہیں کہتا. پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں جیل سے صرف ایک کال دوں گا، کہ ایک کال، اور وہ بھی ایک دن پہلے، کہ بھائی فلاں جگہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے، اور آپ صرف اور صرف اتنا کریں کہ پولیس کو بیچ میں انٹروین نہ کرنے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کس کا جلسہ، یہ نون لیگ سے کتنے گنا بڑا جلسہ پی ٹی آئی کا پھر بھی ہوگا، حالانکہ میں وہاں آؤں گا بھی نہیں اس کے باوجود بھی. تو یہ ہے بیسکلی کانفیڈنس جو اس وقت عمران خان میں ہے. اور اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کا ایک میجر حصہ اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور دوسری طرف ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، جو کہ اس قدر خوفزدہ ہیں عوام سے، اس قدر خوفزدہ ہیں عوام سے کہ اپنے مخالف کو انہوں نے اندر بھی ڈال دیا ہے، سزائیں بھی سنوا دی ہیں، سارا سسٹم انہوں نے اپنے ساتھ میں لا لیا ہے، ہر چیز ان کی طے شدہ ہے، ان کی اب آگے ساری سزائیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، نااہلی ختم ہو جائے گی، پوری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے ساتھ ہے، اور تمام الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں، مشینری ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے، یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے بھی کہ جی اب وہی آپ کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی نواز شریف میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات کہہ سکیں کہ ہاں جی الیکشن ہونے چاہیے، ہاں جی
इलेक्शन के लिए मैं डिमांड करता हूँ इलेक्शन की अनाउंस की जाए, अवाम में हमें जाना चाहिए, ऐसी कोई वो बात करने की जरूरत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम के अंदर उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। वो इस वक्त एक नफरत की अलामत बने हुए हैं, लोग उनसे बिल्कुल भी किसी तरह भी अटैच नहीं है। अक्सर लोग इस बात पे मेरे कहेंगे कि तो फिर जलसा कैसे इतना बड़ा हो गया, तो आप जलसे की जो हकीकत है वो देखना चाहें तो उसकी बहुत सारी फुटेजेस आपको मिल जाती हैं कि लोग कैसे लाए गए, कहाँ से लाए गए। आप डॉन अखबार का एक उसमें एडिटोरियल पढ़ लें, आपको सारी कहानी जलसे को उधेड़ के रख दिया उन्होंने कहा है कि किस तरह जो आपका लीगी शहर में जो नून लीग का वोटर सपोर्टर था वो किस तरह लाताल्लुक रहा है, पूरा शहर लाताल्लुक रहा है, कोई इसमें मोबिलाइजेशन नहीं थी, सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके लोगों को जैसे आप डंप कर देते हैं उस तरह ला के बस खड़ा कर दिया गया है। ना कोई किसी को स्पीच से कोई मतलब था, सरोकार था, ना कोई वहां पर बैठे हुए लोगों को उस लीडर से कोई मतलब था, सरोकार था, वो बस एक ला कर उन्हें वहां रख दिया गया था और वो वहां पे खड़े हुए थे। तो वो आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाती है। लेकिन जो कहानी है कि अगर हम इसको मान लें कि जी ये सब अपनी शौक से आए थे और बड़ा मियाँ साहब का भी वोट बैंक है, तो फिर करें ना मियाँ साहब हिम्मत, करने दें फिर पीएमएल की तरह पीटीआई को भी जल से। क्यों फिर कल आपने क्रैक डाउन करवाया? हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो इस बात की नहीं है कि इमरान खान के किसी रहनुमा को छोड़ें, किसी सपोर्टर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को जलसा करने दें, आप वो भी नहीं ये कर सकते। तो इस वक्त मियाँ साहब अंदर से इस कदर डरे सहमे बैठे हैं, और वो जो काल कोठरी में बैठा है वो इस कदर कॉन्फिडेंस में बैठा है कि आसमान से उसका इत्मीनान है, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त अवाम की सपोर्ट के साथ मकबूलियत की मिराज पर है। तो ये है जी एक डिफरेंस जो इस वक्त आपको नजर आता है। इमरान खान साहब ने जेल से भी उनको ये चैलेंज दे दिया है। आखिर में एक तस्वीर की वजाहत करना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो जहांगीर तरीन खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ओन चौधरी ने भी कल उनसे, फ़ारूक हबीब ने ओन चौधरी के हमरा और साथ में फवाद चौधरी साहब भी थे, इन्होंने सब ने मुलाकात की जहांगीर तरीन से। तो इसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पर शोर भी मच रहा था कि देखें जी ये लोग जो हैं अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनको कोई ओहदे मिल रहे हैं। फ़ारूक हबीब के बारे में तो ऐसी ही खबर है बिल्कुल कि उनको कोई अहम ओहदा भी मिल सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान में, और उन्होंने आकर बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी कि वो शामिल हो रहे हैं, और ना ही वो कल भी जब मुलाकात थी उसमें कोई पाकिस्तान पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के हवाले से ना तो कोई बात हुई है, ना कोई ओहदे की बात हुई है। फवाद चौधरी साहब जो हैं इन लोगों का करीबी ताल्लुक है जहांगीर खान तरीन से, पहले भी मिलते मिलाते रहते हैं, सियासी लोग हैं ये। और जब पहले भी इनकी तस्वीर आई थी तो उस वक्त भी वजह यही थी कि इनके आपस में ज़ाती कुछ फैमिली टर्म्स हैं, तो उसका कोई इस बात से ताल्लुक नहीं कि वो सियासी तौर पर उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। चूँकि फवाद चौधरी साहब के भाई मेरे साथ शो में होते हैं, तो मैंने तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनके मुताबिक ये एक कर्टसी कॉल थी, और जिस तरह एक रवाबित होते हैं ज़ाती, उसी तरह का मामला था। इससे कोई इस बात में वो नहीं है कि वो फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल हो रहे हैं। फ़िलहाल वो किसी भी पार्टी का हिस्सा दिखाई नहीं देते। तो बहरहाल जी ये एक उनकी तरफ से थी चीज़, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।